Good morning, gentlemen and ladies of the bar, and all you curious minds still warm from your sheets. Welcome to Legal News and Knowledge, the podcast that pours espresso into legislation before breakfast. नमस्कार। आज हम कुछ ताज़ा कानूनी और नीतिगत हलचलों पर चर्चा करेंगे जो भारत के अलग-अलग हिस्सों से सामने आई हैं। हमारे पास अदालती कार्रवाई से लेकर नई राज्य नीतियों और पर्यावरण कानून के महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण तक कई बातें हैं। चलिए इन पर विस्तार से बात करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये चारों मामले स्वास्थ्य सेवा, कार्यस्थल, पेशावर सुरक्षा और पर्यावरण अलग-अलग होते हुए भी कानूनी और नियामक ढांचे के तहत आपस में जुड़े हुए हैं। हाँ, तो शुरुआत मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से आई एक परेशान करने वाली खबर से करते हैं। एक बाल रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर प्रवीण सोनी, उनकी जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। जी। आरोप है कि उन्होंने 5 साल से कम उम्र के बच्चों को कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप दिया, जिसमें डाइथिलीन ग्लाइकॉल जैसा जहरीला पदार्थ होने का संदेह है। हाँ, ये डाइथिलीन ग्लाइकॉल ये एक औद्योगिक विलायक है, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट। हाँ। और कभी-कभी इसे अवैध रूप से ग्लिसरीन के सस्ते विकल्प के तौर पे इस्तेमाल कर लिया जाता है। और इसके नतीजे खबरों के मुताबिक बहुत गंभीर बताए जा रहे हैं। बिल्कुल, आरोपों के मुताबिक इस सिरप की वजह से कई बच्चों को किडनी फेलियर का सामना करना पड़ा और दुखद रूप से करीब 15 बच्चों की मौत हो गई। और एफआईआर में भी पेशाब रुक जाना और एक्यूट किडनी इंजरी जैसे लक्षणों का जिक्र है, जो डाइथिलीन ग्लाइकॉल पॉइजनिंग के जाने माने संकेत हैं। कानूनी नजरिए से देखें तो ये मामला तो बेहद संगीन लगता है। हाँ, उन पर भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 276 यानी जानबूझकर किसी दवा को दूसरी दवा बताकर बेचना, और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 की धारा 27 जो मिलावटी या नकली दवाओं के निर्माण या बिक्री से संबंधित है, के तहत आरोप लगाए गए हैं। और अदालत ने भी पहली नजर में, जिसे प्राइमा फेसी कहते हैं, इन आरोपों को गंभीर माना है। कोर्ट पर मौजूद सबूत प्रथम दृष्टया अभियुक्त के खिलाफ अपराध का मामला बनाते हैं। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे महज लापरवाही का मामला नहीं, बल्कि जानबूझकर किए गए अपराध के तौर पर देखा जा रहा है। बचाव पक्ष की दलील थी कि डॉक्टर को इस बात की जानकारी नहीं थी कि श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स द्वारा बनाए गए उस खास बैच में कोई मिलावट है। लेकिन पुलिस जांच में एक अहम बात सामने आई है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय यानी DGHS, उसने दिसंबर 2023 में ही स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए थे। हाँ, वो गाइडलाइंस। उन गाइडलाइंस में खास तौर पर 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन FDCs के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी दी गई थी। पुलिस का आरोप है कि डॉक्टर सोनी ने इन दिशा निर्देशों की अनदेखी की। ये बिंदु कानूनी तौर पर बहुत वजन रखता है। सच में एक बाल रोग विशेषज्ञ का DGHS जैसे आधिकारिक निकाय के स्पष्ट दिशा निर्देशों को नजरअंदाज करना, वो भी जब ये छोटे बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ा हो, तो ये अनजाने में हुई गलती वाले बचाव को बहुत कमजोर कर देता है। हाँ। और इसके अलावा वो जो उन पर 10% कमीशन लेने के आरोप लगे हैं और उनके क्लिनिक के पास ही रिश्तेदारों की मेडिकल दुकान से सिरप का मिलना, ये सब मामले में आपराधिक इरादे के संदेह को और गहराता है। आपने सही कहा। न्यायाधीश ने भी इसी बात पर जोर दिया कि जांच अभी प्रारंभिक चरण में है और अपराध की प्रकृति गंभीर है। इसी आधार पर और गवाहों को प्रभावित करने की आशंका के चलते जमानत याचिका खारिज कर दी गई। मामले का शीर्षक है डॉक्टर प्रवीण सोनी बनाम मध्य प्रदेश राज्य। अच्छा, अब जरा कार्यस्थल से जुड़ी एक नई नीति पर नजर डालते हैं। कर्नाटक ने एक अहम कदम उठाया है जो शायद पूरे देश के लिए एक मिसाल बन सकता है। ये भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने औपचारिक तौर पर मासिक धर्म अवकाश नीति लागू की है। इसे पिछले गुरुवार 9 अक्टूबर 2025 को मंजूरी दी गई। हाँ, इस नीति का औपचारिक नाम मासिक धर्म अवकाश नीति 2025 है। इसके तहत महिला कर्मचारियों को हर महीने 1 दिन का सवैतनिक अवकाश पेड लीव लेने का अधिकार होगा। साल में कुल 12 दिन, और ये सिर्फ सरकारी नौकरियों तक सीमित नहीं है, जो इसे और भी महत्वपूर्ण बनाता है। हाँ, यही इसकी खास बात है। यह नीति सभी क्षेत्रों पर लागू होगी। सरकारी विभाग, निजी कंपनियां जैसे गारमेंट फैक्ट्रियां, IT सेक्टर्स, MNCs और दूसरे निजी उद्योग भी। अब एक दुखद खबर की ओर रुख करते हैं जिसका सीधा संबंध कानूनी पेशे से है। ओडिशा के कटक में वकीलों ने बुधवार 8 अक्टूबर 2025 को काम बंद रखकर पेन डाउन स्ट्राइक करके एक विरोध मार्च निकाला। हाँ, ये विरोध प्रदर्शन वकील श्री पीताबश पांडा की निर्मम हत्या के खिलाफ था। श्री पांडा ओडिशा राज्य बार काउंसिल के सदस्य भी थे, जो वकीलों की एक महत्वपूर्ण संस्था है। सोमवार 6 अक्टूबर को बेरहापुर में उनके घर के पास ही 2 अज्ञात हमलावरों ने उन्हें गोली मार दी थी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। बहुत दुखद। इस विरोध में कटक के लगभग सभी प्रमुख बार एसोसिएशन शामिल हुए, जैसे ओडिशा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, क्रिमिनल कोर्ट्स बार एसोसिएशन, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बार एसोसिएशन और कई अन्य। ये कानूनी समुदाय की असाधारण एकजुटता दिखाता है। उन्होंने एक आपातकालीन आम सभा भी बुलाई और इस हमले की पुरजोर निंदा की। बिल्कुल, और उस सभा में पारित प्रस्ताव कानूनी बिरादरी के गहरे सदमे और गुस्से को दर्शाता है। ये पेन डाउन हड़ताल जो है, जिसमें वकील अदालती कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेते, ये विरोध जताने का एक गंभीर तरीका है। चलिए अब आज की चर्चा के अंतिम हिस्से पर आते हैं, जो पर्यावरण कानून से जुड़ा है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक अहम फैसले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों
मतलब पीसीबीज को पर्यावरणीय मुआवजा लगाने की शक्ति को बरकरार रखा है। हाँ, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला है और ये खासतौर पर जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 33A के तहत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की शक्तियों पर केंद्रित है। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने इस शक्ति को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है। मामला गाजियाबाद के एक डाइंग और वॉशिंग यूनिट मेसर्स रमेश डाइंग एंड वॉशिंग का था। इस यूनिट को 2021 में बंद करने का आदेश दिया गया था और साथ ही उस पर 14 लाख रुपए से ज्यादा का पर्यावरणीय मुआवजा भी लगाया गया था। कंपनी ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी। उनकी मुख्य दलील यह थी कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यूपीपीसीबी के पास जल अधिनियम की धारा 33A के तहत ऐसा मौद्रिक मुआवजा लगाने का अधिकार ही नहीं है। लेकिन उच्च न्यायालय ने इस दलील को पूरी तरह खारिज कर दिया। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के 2 बेहद महत्वपूर्ण फैसलों का जिक्र किया। पहला, इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरमेंट लीगल एक्शन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्थापित किया था कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम EPA 1986 की धारा 3 और 5 के तहत केंद्र सरकार को पर्यावरण को हुए नुकसान की भरपाई के लिए लागत वसूलने का अधिकार है। ये प्रदूषक भुगतान सिद्धांत यानी पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल का एक प्रमुख आधार बना। अच्छा, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट का फैसला कौन सा था जिसने पीसीबी की शक्तियों को स्पष्ट किया? दूसरा मामला था दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति यानी DPCC बनाम लोधी प्रॉपर्टी कंपनी लिमिटेड। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने और भी साफ कर दिया कि जल अधिनियम की धारा 33A और वायु अधिनियम की धारा 31A के तहत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को दी गई शक्तियां पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 5 के तहत केंद्र सरकार को मिली शक्तियों के समान हैं, मतलब पारीमटेरिया हैं। तो इसका सीधा मतलब निकलता है कि अगर केंद्र सरकार EPA के तहत मुआवजा लगा सकती है तो राज्य के PCB भी जल और वायु अधिनियमों के तहत ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, तो हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि यूपीपीसीबी ने अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर ही काम किया था। दिलचस्प बात यह है कि अदालत ने याचिकाकर्ता तो ये भी बताया कि अगर वे पीसीबी के आदेश से असंतुष्ट हैं तो उनके पास NGT एक्ट की धारा 16 के तहत अपील करने का रास्ता खुला है। जी, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। हाँ, NGT। इस मामले का शीर्षक है मेसर्स रमेश डाइंग एंड वॉशिंग बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य। तो अदालत ने पीसीबी के अधिकार की पुष्टि कर दी। ये उद्योगों को पर्यावरण मानकों का कड़ाई से पालन करने के लिए प्रेरित करेगा। साथ ही ये फैसला NGT की भूमिका को भी पुष्ट करता है कि पर्यावरणीय मुआवजे या बंदी के आदेशों के खिलाफ अपील के लिए वही प्राथमिक मंच है। वकीलों के लिए यहाँ मतलब यह है कि उन्हें अपने औद्योगिक क्लाइंट्स को पीसीबी की इन शक्तियों और अपील के सही फोरम यानी NGT के बारे में स्पष्ट रूप से सलाह देनी होगी। ये पर्यावरण कानून के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण न्यायिक स्पष्टीकरण है। तो आज हमने देखा कि कैसे कानूनी और नीतिगत घटनाक्रम अलग अलग क्षेत्रों को प्रभावित कर रहे हैं। एक डॉक्टर की प्रोफेशनल जिम्मेदारी और कह सकते हैं आपराधिक जवाबदेही से लेकर कर्नाटक में महिला कर्मचारियों के लिए एक नए अधिकार का उदय, हाँ, ओडिशा में कानूनी पेशेवरों की सुरक्षा की चिंता और उत्तर प्रदेश में पर्यावरण नियमों को सख्ती से लागू करने की न्यायिक पुष्टि तक।